व्यापक और इकाई का जो संबंध है, उसको लेकर भी थोड़ी-सी स्पष्टता की ज़रूरत है कि क्या इकाई किसी स्वरूप में आखिर में व्यापक में ही विलय हो जाती हैं और व्यापक में ही बदल जाती हैं, या इकाइयाँ व्यापक से ही किसी समय बनी हैं या अभी भी बनती हैं, या ये दोनों अलग हैं, तो किस तरह से, तो उसको लेकर अभी थोड़ा-सा स्पष्टता की ज़रूरत थी। दूसरा एक बड़ा प्रश्न ज़्यादातर यही निकल के आता है कि क्रिया शून्य होने के बावजूद फिर इसका रोल कैसे है, क्रियाओं का जिसको आधार कहा जाता है, वहाँ लेकर प्रश्न है। क्योंकि अभी तक हम जड़ प्रकृति या उसमें देखते हैं तो कोई न कोई मैकेनिज़्म दिखता है दबाव प्रभाव का। तो इसका जो रोल है, किस रूप में है कि क्रिया शून्य होते हुए क्रियाओं का आधार फिर कैसे है? उसके लिए कुछ प्रश्न बार-बार वैसे ही आते हैं। फिर एक अभी ब्रह्मांड की जो बात आती है कि इसका विस्तार हो रहा है। अभी भी आज भी पिक्चर भी कुछ रिलीज़ हुई हैं, तो उसमें भी ये आता है कि वर्तमान जब विज्ञान में जो सूचनाएँ आ रही हैं कि स्पेस में कर्व के में भी कर्व है और स्पेस का एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ जो व्यापक की बात कर रहे हैं, इसको हम स्पेस भी बोल रहे हैं, तो फिर विज्ञान में स्पेस जिसको कहा जा रहा है, उसमें तो परिवर्तनशीलता दिख रही है, उसका एक्सपेंशन। तो कुछ इस तरह के प्रश्न जो हैं, उन आए हुए थे। और जो क्विज़ थी, उसमें भी इसी तरह से प्रश्न थे, तो उनमें भी इसी वजह से गैप आ रहे थे। तो इस तरह से हम उनको देख सकते हैं कि थोड़ी-सी स्पष्टता और हो जाए तो अच्छा रहेगा। जी भैया, तो हमें लगता है साथियों में से कोई अगर कुछ स्पष्टता करे तो ज़्यादा ठीक होगा इसमें से। व्यापक के बारे में भैया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हमें लगता है साथियों में से अगर कोई व्यापक के बारे में 1-2 मिनट में बात रखना चाहे, जितने प्रश्न आए हैं उनके संदर्भ में। श्रवण भैया 1 मिनट में सुमेर भैया से पूछना चाह रही हूँ। भैया मैं प्रश्नोत्तरी खोलूँ या रिस्पॉन्सेस जो एक्सेल शीट है वो आप चाह रहे हैं मुझे? अभी हम चाह रहे थे कि पहले जो कोई रखना चाहते हैं साथी व्यापक के संदर्भ में, अभी वो रख सकते हैं, उसके बाद हम रिस्पॉन्सेज है उनको देख लेंगे। उनमें प्रश्न तो है ही, और उन प्रश्नों में किस तरह के रिस्पॉन्स आए हैं, तो गैप कहाँ है, उसके आधार पे थोड़ा-सा उस पे चर्चा फिर श्रवण भैया, अंकित भैया रख देंगे। कुछ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं भी जोड़ सकता हूँ, ऐसे बढ़ सकते हैं। जी भैया, फिर आप बता दीजिएगा जैसे ही मैंने पेज वो खोल लिया है, जब आप कहेंगे मैं प्रेज़ेंट कर दूँ। जी भैया। जी, तो कोई साथी अपने इस बारे में कुछ व्यापक के बारे में जो भी अपने ध्यान में आया है, वो 1-2 मिनट में अगर रखना चाहे। श्रवण भैया इतने सारे जो रखना चाहते हैं कुछ, तो उनको अनुमति है? जी दीदी, रखिए। नमस्कार शरण भाई। नमस्कार शरण भाई। जी मुनेश जी। हाँ। हेलो जसपाल जी। शरण भाई, कौन रखना चाह रहा है बात? जी मैं हरीश राज। हेलो जी, रख सकते हैं आप, आवाज़ आ रही है आपकी। आ रही है? हमें आ रही है। हाँ, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका व्यापक है वो असीम है, और ये बात जो यहाँ पर आई है कि गैलेक्सीज जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये बात जो है साइंटिस्टों को 1966 में पता चल गई थी, और उन्होंने
इसका ये अनुमान लगाया था कि जिसको हम आज खाली स्थान बोल रहे हैं, जिसके पास किसी भी ऊर्जा नहीं है, हो ना हो एक वो असीम ऊर्जा का स्रोत है। ये बात जो है वो 66 में पता चल गई थी। लेकिन भौतिक विज्ञान के कोई भी नियम जो है वो व्यापक में लागू नहीं होते हैं। हमारे पास अब तक की ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि हम उस एनर्जी को कोई मेजर कर सकते हैं। लेकिन एक प्रमाण यही मिल रहा था कि जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। विज्ञान में उसका दूसरा नाम दे दिया गया। जहां तक उसका एक्सपेंड होने की बात है, व्यापक एक्सपेंड नहीं हो रहा है। केवल जो आपकी गैलेक्सी है वो एक दूसरे से दूर जा रही है। व्यापक अपनी जगह में बना हुआ है। ये ठीक उसी तरह से है कि हम अपने कमरे में दो चीजें रखें और दोनों एक आदमी एक चीज को उठाता है, दूसरा आदमी दूसरी चीज को उठाता है और वो इसको एक दूसरे से दूर ले जाता है। तो व्यापक अपनी जगह बना हुआ है। तो मेरी ये समझ बनती है इसके प्रति, वो आप लोग देख लीजिए आप में इसमें कितना मैंने ठीक बोला है या कितना मैंने इसको गलत बोला है, ये आप देख लीजिए। धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो ये तो बहुत ही सभी लोग इसको समझ ही सकते हैं कि मैं कमरे में बैठा हूं और इसमें 2 कुर्सियां हैं, तो 2 कुर्सियां दूर हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कहा हुआ कि कमरा फैल रहा है। कुर्सियों के बीच की दूरी क्योंकि वो गतिमान है, मतलब ये क्रिया है सारी। जितने भी गैलेक्सी हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ये सब क्रिया हैं। इनके बीच में अगर दूरी का बढ़ना हो रहा है, तो इससे ये निष्कर्ष तो शायद नहीं निकलेगा कि वो कमरा ही बढ़ रहा है। तो अभी इसके निष्कर्ष जब आ जाएँगे। अच्छा, दूसरा जो आपने कहा कि भौतिक शास्त्र जो है, वो व्यापक के नियम वहाँ लागू नहीं होते हैं। तो एक्चुअली यहाँ जब व्यापक को रखा गया तो उसको बोला ही गया वो अभौतिक है। तो अभौतिक वस्तु में भौतिक नियम तो लागू नहीं होंगे। भौतिक नियम लागू नहीं होते हैं, इसीलिए उसको अभौतिक बोल ही रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं वो ज्ञान गोचर विधि से समझ में आता है, इंद्रिय गोचर विधि से समझ में नहीं आता। बिल्कुल तो इंद्रिय विज्ञान पूरा का पूरा इंद्रिय गोचर विधि से समझता है। ठीक। जी, तो जैसे टेलीस्कोप उसने बनाया तो क्या किया, हमारे गति की थोड़ी, हमारे आँख की थोड़ी-सी आँख को विस्तार दे दिया। माइक्रोस्कोप बनाया तो उसने हमारे आँख को बहुत सूक्ष्म कर दिया। तो हमारे इंद्रियों को ही कुछ और उसके गति को बढ़ा देता है, उसको और विस्तार दे देता है। इसी को मशीन बोलते हैं। तो मशीन के माध्यम से हम देखते हैं, तो इंद्रियों के माध्यम से ही देखते हैं, यानी इंद्रिय गोचर विधि से ही देखते हैं। तो व्यापक को जब यहाँ मध्यस्थ दर्शन में शुरू से ही रखा गया कि अभौतिक है, तो अभौतिक में भौतिक नियम लागू नहीं होंगे। बहुत अच्छा भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा, धन्यवाद। जी। और कोई? और कोई? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है भैया, आ रही है आवाज। अच्छा, और कोई? हैंड रेज है अविनाश भाई? सुमन दीदी देख पाएंगी। अच्छा, सुमन दीदी, उन्हें कोई होस्ट हैंड रेज है? कोई भी, हम लोग जितनी चर्चा किए पिछले 4-5 दिन में, 6 दिन में व्यापक के बारे में, तो उसमें जो बातें हमें पकड़ में आई हैं, अभी प्रश्न नहीं रखना है, प्रश्न तो रखे जा चुके हैं। हमें जो पकड़ में आई है व्यापक के, जैसे अभी भैया जी, हैंड रेस किसी का नहीं है भैया। मैं बोलूं? हेलो, आप बोलिए, मंजू जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। सबको। मैं व्यापक को थोड़ा सा अध्यात्म के साथ जोड़कर देख पाई कि जिस प्रकार हम कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह है, तो मैंने व्यापक को भी उसी तरह से समझा इन सेशंस में कि जैसे परमात्मा हर जगह विद्यमान है, उसको नया ये जो नाम दिया गया वो व्यापक है। व्यापक मतलब हर जगह है, जो जगह खाली है। हम कहते हैं ना, बच्चों को भी समझाते हैं या आम तौर पर भी ये बात कहते हैं कि
परमात्मा सब जगह है, जहाँ कोई नहीं जा सकता वहां परमात्मा जा सकता है। तो मैं यहाँ इसे ऐसे जोड़ पाई कि व्यापक भी कुछ ऐसा ही है जो सारे संसार को ऊर्जा दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सारे संसार को क्रियाशील कर रहा है और ऊर्जा दे रहा है। तो मैं भैया इसको अध्यात्म के रूप में इस तरह से जोड़ पाई। धन्यवाद। हाँ, तो इसमें यहाँ ये नहीं कहा गया है कि व्यापक ऊर्जा दे रहा है, यहाँ ये कहा गया है कि व्यापक में होने से सभी ऊर्जित, सभी ऊर्जित है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा जो आपने परमात्मा कहा, तो मध्यस्थ दर्शन में भी इसका एक नाम परमात्मा रखा गया है, लेकिन उसका तर्क यह है कि चूंकि आत्मा ही इसको इसमें अनुभूत होती है, यानी आत्मा से भी ये सूक्ष्म है। जैसे अणु से भी सूक्ष्म जो है उसको परमाणु बोलते हैं, वैसे ही आत्मा से सूक्ष्म होने के कारण इसको परमात्मा बोलते हैं। तो यहाँ जो नाम रखा गया उसके पीछे का तर्क है। आपने आध्यात्म बोला तो इसका एक नाम आध्यात्म भी है, तो अगर हम आध्यात्मिक हैं इसका मतलब व्यापक में हम अनुभूत हैं। जी, चलिए, तो ऐसे नाम तो आते रहेंगे और बढ़िया। तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए, जो भी परंपरा में, जिस भी परंपरा में हम आगे बढ़े हैं, वहाँ पे बहुत सारे शब्द रहे हैं, उनकी परिभाषा रही है, तो उसको वहाँ पर उस परिभाषा के अनुसार ठीक से समझना, और यहाँ जिसको व्यापक कहा जा रहा है, सच्चाई कहा जा रहा है, उसको भी ठीक से समझना। बाद में हम तुलना कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कभी-कभी होता क्या है कि इसको जस्टिफाई करने के लिए हम उसका सहारा लेते हैं, या उसको जस्टिफाई करने के लिए इसका सहारा लेते हैं, समझ से दोनों ही गायब हो जाते हैं। तो ये वाले काम से बचना है थोड़ा-सा। जी। बढ़िया। और गीता दीदी कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी भैया जी, मैं जितनी मतलब व्यापक के प्रति शुरू से ही आकर्षण तो रहा ही शुरू से, पर अभी तक जो मैं देख पा रही हूँ कि और जानने की और उत्सुकता बढ़ रही है कि व्यापक तो इसका ना कोई आदि है ना अंत है, मतलब बहुत, जिसे कहते हैं कोई ओर छोर नहीं है इसका। और ऊर्जा एक मान सकते हैं, ऊर्जा है इसमें। और इसमें जो नाम मैंने उसमें पढ़े थे तो बहुत इसके नाम दिए हैं। व्यापक को ईष्ट भी कहा है, और व्यापक में और जितना इसमें कि जो आत्मा जो है वो, जिसे कहते हैं, जब हम कहते हैं कि आत्मा भी मुख होना, तो आत्मा की हमेशा से मतलब व्यापक में मिलने की जो एक क्वालिटी जिसे कहते हैं कि उन्मुख होना, जिसे ब्रह्मानुभूति हम कहते हैं कि आत्मा का व्यापक में मिलन से ब्रह्मानुभूति। तो ऐसे ऐसे मुझे मतलब और जानने की उत्सुकता भी बढ़ रही है। और साइंस बैकग्राउंड तो मेरा है नहीं, तो साइंस का तो इतना मतलब इकाइयों का और वो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि व्यापक में ऐसा कुछ नहीं है। अब थोड़ा साइंस का बैकग्राउंड नहीं होने के कारण वहां पर थोड़ा सा मेरा अटकाव हो जाता है। पर इस तरफ से तो थोड़ी मेरा मतलब ये है कि व्यापक है और क्रिया इसमें नहीं है। और इसको मध्यांश, आत्मा का जो मध्यांश है, इससे इसका मिलन है। और इसमें कुछ ना कुछ आकर्षण इतना है, जो चैतन्य है हमारे अंदर का, जो चैतन्य है उसकी जिज्ञासा, उसकी इच्छा, जो हम कहते हैं ना तृप्ति, जीवन में जो तृप्ति बिंदु है वो इसी ओर जाने से हमें मिलेगा। बाकी तृप्ति बिंदु जो जीवन को चाहिए वो और चीजों से नहीं मिल सकता। तो व्यापक को सुनने में जब हमें इतना अच्छा लगता है, तो जब हम इसे समझेंगे और विस्तार से जानेंगे, तो अपने आप जो हम कहते हैं कि निरंतर सुख और निरंतर खुशी, वो अपने आप, और जो लॉज हैं उसकी, अगर उसको वो आचरण में आ जाएं तो फिर निरंतर सुख की ओर आगे बढ़ते ही जाएंगे। धन्यवाद भैया जी। बहुत बढ़िया जी दीदी। तो इसमें जो है एक तो ये चीज के ये जी, एक आधे मिनट में मैं थोड़ा गीता दीदी की बात में कुछ रख देना चाहता हूँ कि दीदी इसमें जो इसी मान्यता को तो तोड़ना है कि जो सच्चाई है उसको समझने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप विज्ञान ही पढ़े हो। आप अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच्चाई तो आप समझ ही सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा यह है कि आत्मा व्यापक से मिली ही हुई है, मतलब व्यापक में ही वो डूबी भीगी गिरी है, बस अनुभूत नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को कोई व्यक्ति उसके साथ ही रहता है, लेकिन उसकी प्रतिभा को जानता ही नहीं है,
जब उसकी प्रतिभा को जान लेता, अरे ये बात है, ये तो बताओ इतने दिन से साथ में है और ये पता ही नहीं हमको, तो कितना खुश होता है। वही स्थिति है कि आत्मा को जीवन जो है जिस व्यापक में डूबी भीगी घिरी हुई है, उसी का अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत सारी बाहर की ओर छटपटाहट है। जिस क्षण मिले हुए चीज को प्राप्त का अनुभव हो जाता है, उस क्षण इतनी खुशी होगी, इतना बढ़िया था। ऐसा ये तो मिला ही था, प्राप्त ही था, हमें केवल अनुभूत नहीं हुआ। जी दीदी, कौन दीदी कोई बोल रहे थे? जी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण भैया, मैं नीरूपुरी बोल रही हूँ। हाँ, बोलो नीरू भैया, मैं हाँ जी, जी। मैं बोल सकती हूँ अभी? मंजू जी। जी ने जो मंजू जी ने जो बात रखी, मुझे उसी से ही थोड़ा कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा कि ये जिसे हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, इसको नया नाम दे दिया व्यापक। मुझे ऐसा लगता है कि उल्टा है एक्चुअली। व्यापक तो पहले से ही था और बहुत हजारों वर्ष पहले इसकी पहचान भी हुई, लेकिन ये बात नहीं समझ में आई कि ये स्वनियंत्रण में सारा कार्यक्रम चलेगा, इसलिए नियंत्रण हो पाए तो भगवान और पारगामी, पारदर्शी, जो भी हमने नाम दिए, आत्मा स्वरूप को भी भगवान कहा, सब भगवान के नाम पे कर दिया। क्योंकि ऐसा लगता है कि अपने पे नियंत्रण करके चलना और नियम अनुसार हो जाना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल सा है। जब तक कोई बंधन में ना आ जाए, किसी नियम में ना आ जाए, कोई चला तब तक होता नहीं है। और दूसरी बात, जब कोई चलाता है तो ऐसा लगता है कि आप अपने कार्यों की भी, जो आपने किया है उसकी ओनरशिप भी आपकी हट जाती है। आप करवाने वाला क्योंकि कोई और है तो आप ओनरशिप भी हटा देते हैं। तो वो भगवान का कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे लगता है इसलिए लाया गया कि एक सही दिशा में मानव भी जो है अपना कार्य कर सके, जैसे शेष प्रकृति जो है वो कर रही है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि व्यापक तो पहले ही था, बढ़िया। समझा ही नहीं था शायद सिर्फ ठीक से। अंकित भाई कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद कोई दीदी जो नहीं भैया, कंटिन्यू कीजिए भैया, बस मैं सुन ही रहा था अभी। अच्छा। श्रवण भाई, नीरू जी की बातें में हाँ कुछ जी, रखना जी। चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा रखा नीरू जी ने, दोनों बात को बहुत अच्छा सुनीता स्पष्ट दीदी, जी। किया। जी, नीरू जी ने बहुत ही अच्छा रखा, बहुत अच्छा स्पष्ट किया कि नियम अनुसार हो जाना या नियंत्रण करना किसी के द्वारा, दोनों में कितना डिफरेंस है और उसी को देखने की बात है। तभी वो सह अस्तित्व भी हमको समझ में आता है, व्यापक और इकाइयों का। बहुत ही सुंदर रखा उन्होंने। कोई जी एक भैया, दीदी और कुछ कहना चाह रही थी। जी दीदी, सुनीता दीदी, धन्यवाद। कोई और एक दीदी बोलना चाह रही थी शायद। श्रवण भैया, अगर कोई और नहीं बोले, मैं जी। कुछ बोलूं, थोड़ा सा जोड़ना चाह रही थी। कल मैं इस विषय हाँ जी, जी। मेरा ध्यान इस तरफ गया कि हम जब छोटे थे तो हमें ये सिखाया जाता था कि कुछ गलत काम नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई भी नहीं देख रहा है तो ईश्वर आपको देख ही रहा है हर समय, हर क्षण ईश्वर आपके आसपास है और आपको देख। तो तब ये बात बहुत अच्छे से समझ नहीं आती थी कि कैसे। तो अब जब व्यापक समझ में आता है तो कि व्यापक तो हमारे आर पार है और चारों तरफ है, हमारी एक मतलब हर इकाई के अंदर, हर परमाणु के अंदर है। तो मैं इसे थोड़ा सा इससे भी जोड़ पाई, क्योंकि व्यापक हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, हमारे आर पार है। तो इसी को हम ईश्वर भी मान रहे हैं, तो ईश्वर की नजर हम पर हर समय है। तो अगर हम ये बात समझ जाएं तो शायद हम कोई भी कभी भी कोई गलत काम ना करें, क्योंकि ईश्वर हर समय हमें देख ही रहे हैं। भैया कुछ ठीक बोला मैंने? जी दीदी। हाँ, बस इसमें थोड़ा-सा करेक्शन है, जो थोड़ा दृष्टि का केवल यहाँ बदलाव है। बाकी सच्चाई के रूप में वैसा ही जैसा आपने कहा है। तो जैसे परंपरा में बचपन में हम लोगों को कहा गया कि हर भगवान देखता ही है। उसमें जो कहने का जो आशय है वो ये होता है कि वो देख रहा है और वो सज़ा देगा आपको। यहाँ जो व्यापक हम बोल रहे हैं वो सज़ा देने वाले है ही नहीं है, मतलब उसको मतलब ही नहीं है। आप बस यही है कि आप नियम विरुद्ध करोगे तो आप ही भोगोगे। व्यापक कुछ करेगा नहीं। व्यापक आर-पार है, व्यापक स्वयं में नियम ही है।
अगर आप नियम विरुद्ध करते हो, जो भी नियम है एग्जिस्टेंस मतलब जो एग्जिस्टेंशियल लॉज है उसके विपरीत जो कुछ भी करोगे आप करोगे, मानव ही अभी इसमें कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता चुकी है तो वही नियम के विरुद्ध करता भी है, बाकी कोई इकाई नियम के विरुद्ध कुछ करती ही नहीं है। तो उसका जो फल परिणाम है वो भोगने वाले भी आप ही हो, उसमें ईश्वर नहीं कुछ करता है, उसका फल परिणाम आप पर ही आता है क्योंकि आपने नियम विरुद्ध किया। तो नियम विरुद्ध करने से पेड़ पौधा कोई नियम विरुद्ध कर ही नहीं सकता, जीव जंतु कर ही नहीं सकता, कोई पदार्थ कर ही नहीं सकता, मानव ही है जो नियम विरुद्ध कुछ कर सकता है। तो नियम विरुद्ध जो कुछ भी करता है उसका परिणाम आज आए, कल आए, परसों आए, 1000 साल बाद आए, 100 साल बाद आए, हमारी अगली पीढ़ी पे आना ही है। आज के दिन ही हमने देखा कि मिट्टी, पानी, हवा तीनों खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? क्योंकि मानव ने जो नियम था उसके विपरीत कार्य किया। तो हम ही भोगने वाले हैं, मतलब हम भोगे या हम खूब सुविधाओं को इकट्ठा कर लिए बिना ये ध्यान रखे कि हवा, मिट्टी, पानी खराब हो रहा है, तो हमारी अगली पीढ़ी भोगे। उनको वो आके गालियां बकेंगे, कैसे हमारे पुरखे थे सब पी के चले गए, हवा, पानी, मिट्टी सब खराब करके, बर्बाद करके, कितने भूखे थे बेचारे वो। तो कुल मिला करके नियम के विरुद्ध हम काम करेंगे, बहुत सारी बीमारियां हमको नियम विरुद्ध अपने ही आचरण के कारण हो जाती है। तो वो भोगने वाले हम ही हैं, करने वाले भी हम ही हैं, ठीक है। तो जो देखने वाला जिसको हम कह रहे हैं, देखने वाला में फिर वो कर्ता पद आ जाता है, को देख रहा है, देख नहीं रहा है, वो उपलब्ध है, उसमें होने से ही हम संतुलित हैं, उसमें होने से ही संतुलन की अपेक्षा है, उसमें होने से ही नियम की अपेक्षा है, उसमें होने से ही नियंत्रण की अपेक्षा है। तो नियम, नियंत्रण, संतुलन ये उसमें होने से है, लेकिन अगर नियम को हम गड़बड़ करते हैं तो फिर नियंत्रण खत्म होता है, फिर संतुलन खत्म। केवल इतना सा बदलाव है दीदी। जी भैया कि नियंत्रण कि वह नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो देख रहे हैं और सजा देंगे अगर कुछ गलत किया, मगर उनके होने से ही, उनकी प्रेजेंस से ही हम स्वयं नियंत्रण में आ जाते हैं। और अगर हमें ये एहसास होता है कि वो हमारे आसपास ही है, जैसे हमारे घर के कोई बड़े बुजुर्ग आदरणीय हैं, तो उनके होने मात्र से ही, मतलब उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके होने मात्र से ही हमारा व्यवहार जो है वो नियंत्रित रहता है। तो इसी तरह व्यापक के होने मात्र से कि हम स्वयं में नियंत्रित रहें और हमें ये एहसास रहे तो हम कुछ भी गलत काम ना कर पाएँ। जी भैया, धन्यवाद। भैया एक बात मन कर रहा है जोड़ने का, वैसे मैंने चैट में लिखा है कि ये भी समझने की बात है कि अगर कोई गलत करता है, नियम के विरुद्ध करता है, तो बात ये बहुत जरूरी समझने की है कि उसको नहीं भोगना है, पूरी मानव जाति उसकी ओनरशिप लेती है। भोगना फिर पूरी मानव जाति को ही पड़ता है। जिस तरह से धरती पे हम लोग जो भी अत्याचार करते हैं, तो जैसे आपने भी कहा कि अगली पीढ़ी भोगेगी, तो वो तो भोगना पूरी मानव जाति को पड़ेगा। तो एक का किया हुआ उसके लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने गलत किया मुझे ही भोगना पड़ेगा, वो मुझे नहीं, वो पूरी मानव जाति को भोगना पड़ेगा। ये भी कई बार ये भी आ जाती है ना, तो मानव को जब हम एक अखंड समाज के रूप में देखते हैं तो जी बिल्कुल। अंकित भैया कुछ जोड़ेंगे? नहीं दीदी, सबको जी मीनाक्षी जो शेयर करी थी, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं को भी भोगना पड़ रहा है मानव की गलतियों के कारण। बहुत बढ़िया संध्या जी, ये भी बात अच्छी एक दो बिंदु रखने थे। एक तो क्या है ना कि संवेदनशीलता में नियमों को देखना और नियमों को नियमों के रूप में देखना। तो जैसे हम गलती करते हैं तो इसका असर छोटी गलती का आसपास पड़ता है और बड़ी गलती का पूरा पड़ता है, तो वो भी हम उसको डिफरेंस भी देख लें। छोटी छोटी गलती से चाय का प्याला टूट गया, वो पूरी उसको अस्तित्व भोगेगा, उसका विस्तार के हिसाब से भोगते हैं, विस्तार छोटा होगा तो कम भोगते हैं। दूसरा मीनाक्षी जी आप जो बात कर रहे थे, आई थिंक बिंदु अपना अच्छा दिलाया, पर एक ये है कि क्या व्यापक चुप है और देख रहा है और हम लोग भोग रहे नियम अनुसार और उसमें वो कुछ बोल नहीं रहा। तो इसको थोड़ा सा और बारीकी से देखें तो यहाँ प्रपोजल है कि व्यापक चुप है, ऐसा भी नहीं है। व्यापक में कोई नहीं हो रही है, आपका नेटवर्क व्यापक देख रहा है। अभी क्वेश्चन आता है कि व्यापक सब, अच्छा भैया मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ भैया। अभी आ रही है आवाज? हेलो जी भैया, अभी आवाज आ रही है श्रवण भैया? जी आ रही है।
प्लीज रिपीट करेंगे, बिल्कुल हाँ मैं पूरी रिपीट कर बात देता नहीं हूँ। सुन पाए। जी ठीक है, तो दो बिंदु मुझे लगे। एक तो मुझे लगा कि जो मीनाक्षी जी कह रही थी कि हम कहते हैं कि जैसे व्यापक है तो इसलिए हम उसके सामने नियंत्रित हैं। तो कोई बड़े व्यक्ति होने से हम नियंत्रित कैसे होते हैं? उस बड़े व्यक्ति के साथ एक हमारा एक सम्मान है और हम देखते हैं कि हम अपना आचरण उनके सामने ठीक रखना चाहते हैं, अपने आप को भी ऐसे ठीक लगता है। तो एक उस व्यक्ति का प्रभाव है। यहाँ पे व्यापक एक व्यक्ति तो नहीं है, तो प्रभाव कैसा है फिर? तो हम कैसे उससे और ऐसा भी नहीं कि वो जज कर रहा है, ना वो हमको डांटेगा, कोई वो व्यक्ति नहीं है, ना वो एक कर्ता क्रिया पक्ष में है, वो डूअर नहीं है, ना वो समझ रहा है, ना वो देख रहा है, तो व्यापक को वो भी कहना मुश्किल है। सो देन हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि व्यापक के होने से हमको क्या होता है? तो यहाँ पे जो प्रपोजल है वो ये है कि व्यापक के होने से एक प्रेरणा मिलती है। वो प्रेरणा क्यों है? क्योंकि वो व्यापक जो ऊर्जा है वो एक एक स्थितिपूर्ण ऊर्जा है, वो ऊर्जा में एक स्टेबिलिटी है और वो स्टेबिलिटी हम अपने अंदर तो इसलिए सही समझना, सही जीना, दूसरों को देख के भी हम प्रेरणा ले सकते हैं, अपने अंदर भी देखेंगे तो इन्नेट नेचर एग्जिस्टेंस का है कि वो सही तरीके से जीना चाहती है। तो व्यापक को प्रेरणा हम इस लेवल पे देखें। तू साउंड है और मैं बार-बार इस पे क्यों ध्यान दिला रहे क्योंकि बहुत ईज़िली व्यापक को हम कर्ता या डूअर के पक्ष में डाल देते हैं। और यहाँ पे वो ये कि एग्जिस्टेंशियल लॉस के हिसाब से होता है। और दूसरा जो नीरू जी ने भी कहा था कि वो तो है ही कि हम सब इंटरकनेक्टेड तो हैं ही। एट द सेम टाइम हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे छोटे कर्मों का फल आसपास होता है, बड़े कर्मों का फल पूरे इस पे होता है। और अभी मानव इतना बड़ा हो चुका है कि अभी धरती को खत्म करने की कगार पे आ चुका है। जी वो तो एक लॉस तो हो ही चुका है। तो सेल्फ स्पॉन्टेनियस एग्जिस्टेंस, हम कुछ कर रहे हैं तो उसका प्रभाव हो सकता है कि हम पर भी पड़े या नहीं भी पड़े या कुछ साल बाद भी पड़े, ऐसा भी है। वो नियम के अनुसार होगा वो। पर एट द सेम टाइम इतना देख सकते हैं कि व्यापक जज नहीं कर रहा, ना देख रहा है। व्यापक ना पहचानता है, ना व्यापक निर्वाह करता है, ना व्यापक जानता है, ना व्यापक मानता है। व्यापक है, उसमें रहने से इकाइयां आपस में इंटरेक्शंस कर रही हैं। और जैसे भैया ने कहा कि उसमें पर उसका बेसिस क्या है, उसका पैराडाइम क्या है? उसका बेसिस पैराडाइम एक नियम है। बस उतनी बात जोड़नी थी। बढ़िया। और नियम में ही डूबे भीगे हीरे होने के कारण हमारे में हमेशा नियम की प्रेरणा बनी है। जैसे अंकित भैया ने कहा कि हमारे अंदर से ही आता है कि मैं कर तो रहा हूँ लेकिन नियम के विरुद्ध है। तो क्योंकि हम नियम में ही डूबे भीगे हैं तो नियम की प्रेरणा हमको है। बहुत अच्छा, धन्यवाद अंकित भाई। संध्या दीदी अच्छा भैया शेयर कर सकती हूँ? बोलूं? जी अविनाश भैया। विनोद बालाजी। जी विनोद बालाजी कुछ बोलना चाह रही हैं। हाँ बोलिए विनोद बालाजी। तो नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि व्यापक बेशक निष्क्रिय है, लेकिन जितनी भी इकाइयां हैं व्यापक में, उन सबका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। अगर मानव कोई भी एक्ट नियम के विरुद्ध कर रहा है तो सभी पे उसका प्रभाव पड़ेगा और वो व्यापक के माध्यम से ही हो रहा है, क्योंकि व्यापक के बेशक निष्क्रिय है, कोई बहुत इस तरह का नहीं है, पर क्योंकि व्यापक में जो है ओरा कह लो या कुछ भी कह लो, उसके प्रभाव से ही, व्यापक के प्रभाव से ही दूसरी इकाइयों में, जैसे छोटा सा उदाहरण लें, जैसे अभी अंकित भैया कह रहे थे कि छोटे एक्ट का प्रभाव जो है वो नियर बाय सराउंडिंग में, बड़े का बहुत दूर तक जाएगा। तो जैसे अभी हर जगह हम गर्मी दूर भगाने के लिए एसी का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो इकाई एसी का प्रयोग कर रही है उसका प्रभाव जो नहीं कर पा रहे, जो जिनके पास ये रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी को भगाने के लिए कुछ इकाइयां अपने आप को सुखी देखना चाहती हैं और वो इतना एक्सेस में बढ़ रहा है, बस में, शॉपिंग मॉल, हर जगह। तो जो इकाइयां पशु पक्षी हैं या जो मजदूर सड़क पे काम कर रहा है, उसको भी उसका जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मुझे ये लगता है कि अगर सूत्र की समझ सभी की बने कि व्यापक में जो भी हम नियम के विरुद्ध करेंगे उसका प्रभाव समस्त इकाइयों के ऊपर पड़ेगा, तो शायद हमारी ये अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि जो भी नियम है वो नियम हमें जो परमिट करता है वो व्यवहार हम करें। नियम के विरुद्ध जाएंगे तो सभी इकाइयों को भुगतान करना पड़ेगा। धन्यवाद।
जी, बिल्कुल और अंततः ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को बढ़ा देता है, तो फिर पूरी की पूरी धरती का ताप बढ़ जाता है। जी, बढ़िया। हेलो और कोई भाई बोलना चाह रहे थे? जी किसी को श्रवण भैया जी। मैं बोल रहा था, विपुल विपुल बोल रहा हूँ। तो अब अभी की हाँ, विपुल भाई, हेलो, जी। हाँ हाँ, अभी की चर्चा में भैया मेरा 2 शब्दों पे ध्यान गया, विपुल जी के अध्यात्म। बाद हाँ जी, अध्यात्म और जी भैया, अध्यात्मक। अर्चना जी उसके बाद आपका नंबर। अच्छा अच्छा, तो अभी मेरा 2 शब्दों पे जी। ध्यान गया, अध्यात्म और अध्यात्मक। तो परंपरा में हमने चाहे इनके बहुत अलग अलग अर्थ निकाले हों, मगर अगर आप वो शब्दों को भी देखें तो अध्यात्म मुझे लगा कि वो अध्ययनात्मक, आत्मा का अध्ययन, और अध्यात्मक मतलब जो अध्ययन योग्य ही है। अगर शब्दों को देखें तो यही कहा गया, शायद पता नहीं मैं ठीक बढ़िया। समझ पा रहा हूँ या नहीं। ये अभी की चर्चा में मेरा ऐसा कुछ ध्यान गया इस बारे में। जी भैया, कुल मिलाकर के कुल हेलो, मिलाकर के अभी है। भैया आपकी आवाज नहीं आई, जो भी बोला आपने। तो अगर हम उस गूंगेपन को महसूस रियलाइज़ करें भैया भैया आवाज आवाज कट नहीं आई रही आपकी, है। आपकी आवाज कट रही। आप कुछ बोल रहे थे। श्रवण भैया फिर से रख दीजिए, आपकी आवाज कट गई थी बीच में, एक बार फिर से रख दीजिए, आप क्या कह रहे थे? हेलो, जी, शायद भैया का नेटवर्क थोड़ा-सा भी लो है। एक बार देखते हैं कि भैया वापस आ रहे हैं ताकि पूरी कर पाएँ। श्रवण भैया आपको आवाज़ आ रही है? हेलो? शो कर रहा है रेड नेटवर्क नहीं है अंकित, हाँ, उनके हाँ, उसमें आपका मार्क आ नेटवर्क लो रहा है। है। जी, जी, हाँ जी। आप जी, उसे ले विपुल लीजिए। भैया आपने क्या शब्द इस्तेमाल किए फिर से बताइए भैया, बीच में मैं भी तो पूरा सुन नहीं पाया। मैंने 2 शब्दों की ओर मेरा ध्यान गया था, अध्यात्म और अध्यात्मक। जी। जी भैया। तो मुझे ऐसा लगा कि परंपरा में इनके हमने कई अर्थ शायद निकाले हों या समझे हों, मगर इनका अर्थ भी अगर हम देखें तो यही है कि आत्मा का अध्ययन या ऐसी कोई चीज जो अध्ययन योग्य है, और या जी। जिसका अध्ययन आत्मा के द्वारा ही किया जा सकता है। तो इन शब्दों के अर्थ भी ऐसे ही समझ में मुझे आए अभी चर्चा के दौरान, और हो सकता है परंपरा में हमने इनके कई अलग अलग प्रकार के अर्थ निकाले। तो मैं क्या ठीक हूँ? जी भैया, तो अध्यात्म शब्द को देखेंगे भैया तो इतना तो समझ सकते हैं कि आत्मा से जो अधिक भी है या आत्मा से और सूक्ष्म है, ऐसी वास्तविकता भी। तो भैया कहीं न कहीं जैसे हम जब भी हम अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी वर्ड यूज़ करते हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? तो ध्यान हमारा जाता है कि व्हाट की फंडामेंटल रियलिटी क्या है, नेचर क्या है? मैं हूँ, मैंने अपने आप को देख लिया कि मैं बहुत सूक्ष्म इकाई हूँ, जीवन हूँ, पर उस वो भी क्यों आया, कहाँ से आया? ये दुनिया का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये पूरी दुनिया भैया अध्यात्म का ही दुनिया है, और इसको अंग्रेजी में स्पिरिचुअलिटी वर्ड यूज करते हैं कई बार इसका। तो ये वाला बिंदु तो है ही, आत्मा से अधिक जो वास्तविकता है उसको समझना में अध्यात्म का क्षेत्र है। मुझे एक बिंदु यहाँ पे अच्छा जो ये लगा, जिस पे आपने ध्यान आकर्षण किया कि अध्यात्म पहले मुझे लगता था जीवन विद्या के पहले कि अध्यात्म एक पैरलल दुनिया है, ये कुछ ही लोगों का इंटरेस्ट है, ये सब लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। पर अभी ये लगता है कि अध्यात्म सबसे महाकारण को समझना कि अस्तित्व क्यों है, कैसा है, विचार जो हमारे अंदर चलता है उसमें क्लैरिटी, स्पष्टता होना, व्यवहार, बिहेवियर हमारा मानव जाति के साथ, और कार्य प्रकृति के साथ जीना। तो यहाँ पे प्रपोजल है कि ये चारों फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स और डायमेंशंस हैं। ऐसा नहीं है कि अध्यात्म कुछ लोगों की चाहना है और व्यवहार कुछ लोगों की। अभी हम कुछ कुछ में जुड़े हुए लगे हुए हैं, पर जो निरंतर सुख है, निरंतर तृप्ति और सही में जीना है, वो तभी पूरा होता है जब हमारे चारों डायमेंशंस में हमारा पूरी तरीके से जीना होता है। और अध्यात्म वाला जो पक्ष है, ये इसकी आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि इससे हमारे विचार में स्पष्टता आता है, और विचार में स्पष्टता से हमारे व्यवहार और कार्य, बिहेवियर और हमारे वर्क में स्थिरता आती है। तो अभी एक पक्ष जिसको हमने इंडल्जेंस या फिर कुछ लोगों की इच्छा माना था, अभी लगता है कि अगर निरंतर सुख चाहना है, धरती पे व्यवस्था चाहना है, तो वो सभी की आवश्यकता है। वो शिक्षा का भी एक भाग होना चाहिए, और उसकी स्पष्टता से बाकी सारे आयाम मानव जाति के स्थिर हो जाते हैं। जी बोलिए। तो आपकी बात ठीक है भैया, ये अध्यात्म जो है वो एक सूक्ष्म गहराइयों की तरफ ध्यान ले जाता है, और उसमें ध्यान देना भी आवश्यक है। हाँ जी, हाँ जी। जी, मेरे ख्याल से श्रवण भैया कह रहे थे शायद शेयरिंग में अर्चना दीदी की शेयरिंग थी, अगर मैं ठीक से सुन पाया था तो।
जी, मैं सोच रहा था कि 2 शेयरिंग और कर लेते हैं, उसके बाद कुछ बिंदु जो शुरू में क्वेश्चंस थे, उसके बाद 1-2 क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर पाएँगे आज, बाकी कल ले लेंगे। तो अभी 2 लोग और शेयर कर लें। जी, इसमें जी। 8 मिनट शेष हैं भैया। जी। 5 भैया मिनट है? मैं अच्छा। भी कह रही थी जी। कि हमने जब व्यापक को देखा बिल्कुल पहले दिन, तो हमने देखा, जैसे परिभाषा कहूँ या क्या कहूँ, कि जो सर्व देश और काल में विद्यमान है और जो नित्य वर्तमान है, मतलब असीम है। फिर हमने उसके लक्षण देखे कि क्रियाशीलता नहीं है, लेकिन साम्य ऊर्जा का भंडार है। तो हम इसको खालिस्तान से या कुछ और ना कहकर एक अगर ये समझें कि एक असीमित ऊर्जा का भंडार है और हमें जीवन की प्रेरणा दे रहा है, क्योंकि जो लक्षण हमने व्यापक के देखे हैं, हमारी भी मूल चाहना कहीं न कहीं वैसे ही जीने की है। तो और जीवन की अगली 5.5 क्रियाओं को जीने के लिए व्यापक की समझ हमें बनानी होगी। तो मुझे ऐसा लगा, मैं इसको जब भी पढ़ रही थी तो बहुत कन्फ्यूज़न सी क्रिएट होती जा रही थी। तो मुझे लगा कि मुझे शायद जो जीवन क्रियाएँ हैं, उनको पहले बहुत अच्छे से समझना होगा, तब मैं इसको थोड़ा बहुत आगे और समझ पाऊँगी व्यापक को। क्योंकि जितना इसको पढ़ रही हूँ, उतना थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होती जा रही है। जैसे अगर हम ईश्वर से भी कहा किसी ने कि जोड़ कर देखें, तो वहाँ से मुझे ये लगा कि व्यापक पहले से विद्यमान था। अब क्योंकि ये कहा कि ईश्वर देख रहा है, हम जो भी कर रहे हैं, हम जो भी गलत करेंगे, तो उसकी सज़ा मिलेगी। ये मुझे लग रहा है सिर्फ़ लोगों को गलत काम करने से रोकने के लिए ये एक कहावत बना दी गई। अदरवाइज़ तो एक कहावत ये भी है कि जो करेगा वो भरेगा। मतलब मानव अगर गलती करेगा तो मानव ही तो भुगतान करेगा उसका। तो ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी मेरे दिमाग में आ रही थी कि ये हो सकता है हमने व्यापक का सही ज्ञान आगे तक ना दे पाए हों और इसीलिए ये ऐसी कहावत और ऐसे कुछ शब्द और प्रचलन में आ गए हों। जी भैया। जी, दीदी। ये 2 बिंदु आपकी बात में आए। तो पहला बिंदु तो ये था कि व्यापक से प्रेरणा पाते हैं हम, तो वो तो है ही, प्रेरणा है। और अभी धीरे-धीरे हम ये प्रयास करेंगे कि व्यापक की जब बात करें तो वी अवॉइड यूसेज ऑफ डूइंग, कि व्यापक देख रहा है, व्यापक तो व्यापक में ही है, श्रवण मैंने कहा व्यापक में है और वहाँ से रहते हुए हम प्रेरित हैं, ऊर्जित हैं। ये बात ठीक है आपकी। एक बहुत अच्छा बिंदु आपने ये भी बताया कि व्यापक से प्रेरणा पाते हुए व्यापक की कुछ एट्रिब्यूट्स हैं, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी एस्पिरेशन, जिसकी चाहना हमें भी है। तो एक बहुत सुंदर शब्द है मध्य दर्शन में, जब आगे हम लोग और अध्ययन करेंगे तो मध्य दर्शन को मध्य सत्ता भी कहा। तो मध्य सत्ता की कुछ गुण हम भी अपने अंदर एक हम में भी एस्पिरेशन बन जाती है कि वैसे हो जाएं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी भी स्थिति पूर्ण हो जाए, हमारी भी स्थिति में कोई ऊपर नीचे नहीं हो। तो मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं कि जब भी मैं मेरी स्पष्टता, मेरी एक चाहना तो थी ही, पर ज्यादा मेरी चाहना स्थिरता थी। मैं चाहता था कि मेरे अंदर मैं स्थिर हूँ, मतलब बाहर का वातावरण जैसे भी हो, मैं अपनी मेरी स्थिति और मेरी स्थिरता, मेरी स्पष्टता मेरी बिल्कुल ना हिले। तो ये दिखता है कि व्यापक स्थिति पूर्ण है, हम भी चाहते हैं कि हमारी स्थिति भी पूर्ण हो जाए, जिसको अनुभव करना। व्यापक पारदर्शी है, पारगामी है। हम भी चाहते हैं कि हमारा व्यवहार पारदर्शी, पारगामी हो जाए और जो कोई भी पारदर्शिता के तरह से जी पाता है, बिना हस्तक्षेप किए दूसरों को मार्गदर्शन कर पाता है, बिना लोगों को बहुत हस्तक्षेप किए, इंटरफेयर किए हुए, पारगामी और पारदर्शी भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, उसका व्यवहार, उसका विचार कुछ में छुपा नहीं है, वो स्पष्ट है, वो स्थिर है, वो आर-पार है। तो ऐसे व्यक्ति का सम्मान इनमें बनता है, बढ़ता है और वो व्यक्ति भी बहुत सहज होता जाता है। तो ये एट्रिब्यूट्स हैं जो हम चाहते हैं कि हम में भी हो। ये वाली बात तो ठीक है। और दूसरा चीज़, एक और चीज़ है कि व्हेन वी टॉकिंग अबाउट, कि हम जब तुलना शुरू करते हैं, कंपैरिजन, कि बाकी जगह क्या कहा गया, भगवान, व्यापक, उसको कहा गया ईश्वर करता है कि नहीं करता है। तो मेरा ये कहना है अभी कि अभी यहाँ के एट्रिब्यूट्स को हम देख लें। आपने एक बहुत अच्छा थ्रेड पकड़ा कि जीवन क्रिया को जितना हम समझते जाएंगे, तो ये भी समझ में आता है कि व्यापक को समझने की आवश्यकता क्या है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एट द सेम टाइम तुलना वाला जो पार्ट है, मुझे लगता है कि उसको भी व्यक्तिगत रखें, बिकॉज़ यहाँ पे भी हम लोग कोई ओपनली ऐसे तो नहीं कहना चाहेंगे कि इसलिए उसको दे दिया, क्योंकि परंपरा में भगवान भी किसको कहा, हमको भी इसको देखना पड़ेगा, ईश्वर भी किसको कहा, वो कहानियों में अलग है, दर्शन को देखेंगे तो अलग है। तो अभी इस यहाँ की सूचना को लेट्स सी, कंपैरिजन, तुलना जो है उसको हम व्यक्तिगत रखें, तो मुझे लगा वो ठीक रहेगा। मेरे को तो लगता है अभी तुलना भी करनी भी नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे जो कहा है उसको भी एक बार इन्फॉर्मेशन लेवल पे देखें एंड देन धीरे-धीरे वी कैन प्रोसीड अहेड।
पर गुड पॉइंट दीजिए। आई थिंक ये बिंदु अच्छा है कि एट्रीब्यूट्स अंदर अपने आचरण में लाना चाहते हैं। अंकित, मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ना चाहती थी जी। ये भी देखना होगा कि जब हम कंपैरिजन करते हैं और किसी टर्मिनोलॉजी को लेके करते हैं, तो इन कोर्स ऑफ टाइम हजारों साल में टर्मिनोलॉजी के अर्थ भी कई बार बदले हैं, तो वो भी ध्यान में रखने की जरूरत है। तो उससे फिर किसी ने किसी अर्थ में यूज कर लिया उसी शब्द को, किसी ने किसी अर्थ में यूज किया, और हमारे पास सूचना के रूप में बहुत सारा हमारे डम हो गया है, हमारे कल्पनाशीलता में आ गया है, तो हम उसके साथ ही उसको देखते हैं। तो वो देख लिया जाए वास्तविकता किस शब्द से ज्यादा हमको ठीक से दिखाई पड़ पाते हैं। जी जी ठीक, बढ़िया। श्रवण भैया, अभी 2-3 मिनट रह गए हैं। सोचा था कि जो शुरू में जो प्रश्न है उसके ऊपर 1-2 कुछ बिंदु रख दें भैया अभी, या इसको कल टेकअप करें, या शेयरिंग एक और शेयरिंग ले लें फिर। शेयरिंग लेंगे तो उत्तर नहीं कर पाएंगे, आप रख दीजिए एक बार। श्रवण में मेरी आवाज पहुंची आप? ठीक है, तो हाँ, मेरी आवाज नहीं जा रही मुझे बस है? लगा कि 1-2 बिंदु थे। अभी आ रही है भैया, आ रही है जी। तो मैं भी 1-2 बिंदु पर रख देता हूँ जो आए थे, बाकी को हम कल कर सकते हैं। तो एक तो ये आज बात भी है कि व्यापक और इकाई के आपस में मिल जाते हैं, तो यहाँ पे ये स्पष्ट है कि व्यापक और इकाई दोनों आपस में नहीं मिलते। मिलने की शब्द किसने इस्तेमाल किया? पता है, कोई इकाई व्यापक शब्दों में पार्टिकल। ओ जी, अभी आ रही दीदी? हेलो हेलो जी, अब आ रही है। आ रही है अब जी जी। मैं संक्षिप्त में रख देता हूँ कि कोई परमाणु हो या कोई बड़ी धरती हो या परमाणु अंश हो, वो व्यापक में नहीं मिलता, वो अलग ही रहता है। और व्यापक का भी कुछ इकाई में नहीं जाता, इकाई का भी कुछ व्यापक में नहीं जाता। इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज या मिलना, ये दोनों अलग ही वास्तविकताएं हैं, पर इकाइयां व्यापक में है। एक बिंदु ये, और एक बिंदु जो आया था कि क्रिया शून्य होते हुए उसमें दबाव प्रभाव कैसे होता है। तो मेरे को लगा कि ये हमको ये लिमिटेशन भी दिखाती है कि जिन क्रियाओं से अभी हम व्यापक को समझना चाह रहे हैं, हमको और गहरी क्रियाओं का भी इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि यहाँ पे ये है कि इसका चित्रण लिमिटेशन भी है इसमें, कि एक ऊर्जा जो है उसमें संपृक्त होने से हम सब ऊर्जित हैं, और दबाव प्रभाव इकाइयों में है, दबाव प्रभाव व्यापक और इकाइयों के बीच में तो नहीं है। तो इसको हम लोग कल और थोड़ा सा इसको और टेकअप कर लेंगे। सो में टाइम तो हो रहा है, आप देखिए, आप कुछ क्लोजिंग में कुछ कहना चाहते हैं तो बाकी वी कैन कंटिन्यू कल। नहीं, अब तो क्लोजिंग में सभी का नमस्कार, सभी का धन्यवाद ही करना बनता है। अविनाश भाई बताएं। सभी को नमस्कार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश जी, आप रखें अपनी बात आगे। नहीं, बस बात का तक नहीं, नमस्कार का वक्त है जैसा कि भैया ने कहा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। सभी को नमस्कार, सभी का बहुत नमस्ते। बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।